हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी का निबंध, जो कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो निबंध है कि महिला आरक्षण या फिर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति और भारतीय समाज। तो महिला आरक्षण और सशक्तिकरण के बारे में जो निबंध लिखा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और 9 नंबर का ये है, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज बहुत ही इजी टॉपिक्स है ये और बहुत ही आसान से वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपको 9 नंबर कैसे मिल जाएंगे। और महिला आरक्षण पर बहुत ही इजी और बेहतरीन टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना में लिखेंगे कि विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, ठीक है, विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी जीवन यात्रा को सरल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानव ने जिस व्यक्तिकरण चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है। यानी कि जो नारी है, देखिए यहाँ पे जो नारी हैं वो विकास पथ पर पुरुष की रक्षा करती हैं, उनकी जीवन यात्रा में उनका साथ देती हैं, अनेक अभिशाप को वो स्वयं झेलती हैं और कई वरदान जो हैं वो अपने पुरुष के लिए क्या करती हैं, वरदान मांगती हैं और सशक्तिकरण करके उस व्यक्ति का विकास हृदय से करती हैं और उसके साथ खड़ी रहती हैं। संसार में सृष्टि की रचना कौन करती है? एक नारी करती है। गृहस्थ धर्म के पालन आदि विभिन्न दृष्टियों से पुरुष के साथ नारी का भी विशिष्ट महत्व है। यहाँ पे कह रहा है कि संसार की सारी सृष्टि में जो रचना है वो गृहस्थ धर्म का पालन एक नारी ही करती है। दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष के साथ नारी भी का विशिष्ट एक महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से नारियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, प्राचीन काल से ही पुरुष और नारी को एक समान माना गया है और उसका समान अधिकार दिया जाता है। तो प्रस्तावना में हम यही लिखेंगे कि नारी का क्या महत्व है, वो किस प्रकार जीवन में पुरुषों के साथ खड़ी हैं और पुरुष की देखभाल के साथ साथ वो अपनी भी रक्षा स्वयं कर लेती हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, आरक्षण की आवश्यकता। देखिए हेडिंग लिखेंगे हम, आरक्षण की आवश्यकता इस प्रकार से। तो आरक्षण यानी कि रक्षा करना, वो किस प्रकार से करना है? देखिए, कमज़ोर वर्ग के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पर जब कमज़ोर वर्ग की जो नारियाँ होती हैं उन्हें भारतीय संविधान के द्वारा आरक्षण की भी व्यवस्था कराई गई है, जिसका लाभ पुरुष वर्ग ही उठा रहा है। ये जिसका लाभ है, इस संविधान के नियम का आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है उसका लाभ अधिकतर पुरुष वर्ग के लोग उठाते हैं। नारी को उसका विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इस आरक्षण का जो संविधान लागू हुआ है उससे नारी को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादातर इसका पुरुष लाभ उठा रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10वीं सदी से भी कम है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्य विधान की सभाओं में महिलाओं का, यानी कि इन सारे विभाग में जो महिलाओं का भागीदारी है यानी कि हिस्सेदारी है वो 10% से भी कम है। इस विषय में अभी तक एक मत नहीं हो पाए हैं। इस विषय में कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है कि महिलाओं की विधायिका में 33वीं सदी आरक्षण मिले। ठीक है, इसमें अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि, और एक सहमत नहीं हो पाए हैं कि महिलाओं का जो विधायिका है यानी कि विधायिका पद जो है वो 33वीं सदी से आरक्षण मिलना शुरू हो है या नहीं। तो जो आवश्यकता है महिलाओं की या कि नारियों की, वो आधी आवश्यकता का वर्ग क्या कर रहा है, पुरुष उठा ले रहा है, जिससे आवश्यकता की पूर्ति नारी को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। इसलिए नारी को आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये थी आरक्षण की आवश्यकता में। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम, तीसरा हेडिंग करेंगे हम, आरक्षण में बाधाएं। तो आरक्षण में बाधाएं किस प्रकार होती हैं? देखिए, संसद का सत्र शुरू होते ही विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए
33% आरक्षण का मुद्दा उठा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संसद के जो सत्र शुरू होते हैं, यानी कि संसद भवन में जो सत्र की शुरुआत होती है वो विधानमंडल और संसद में महिलाओं के लिए, ठीक है, विधानमंडल तो आप समझते ही हैं, उनमें और संसद की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मुद्रा उठाई जाती है, यानी कि 33% क्या कर जाती है, 33% आरक्षण की मुद्रा उठाई जाती है। लेकिन विभिन्न दलों के बीच आम राय नहीं बन पाता, लेकिन विभिन्न दल जो हैं, कई लोग जो हैं, उसमें विवाद नहीं बन पाता, मतलब राय मशुरा नहीं हो पाता। पहले यह सुझाव सामने आया कि महिलाओं के लिए कानून के ज़रिए पहले यह सुझाव आया, यानी कई लोग निर्णय लिए और इस तय पर पहुँचे कि पहले महिलाओं के लिए कानून के ज़रिए विधानमंडल और संसद की सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बजाय पार्टियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए। ठीक है, महिलाओं की जो विधानमंडल और संसद की सीटें हैं उस पर महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि सुरक्षा के लिए करने के बजाय पार्टियों को इस बात के लिए बाध्य बनाना चाहिए, यानी कि पार्टियों को इस बात पर बाध्य बना के रोकना चाहिए कि वे अपने कुल प्रत्याशियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुनिश्चित करें। ठीक है, जो लोग विधानसभा के जो लोग हैं उनसे पहले निर्णय लेना चाहिए कि जो महिलाओं का 33% सीट है वो महिलाओं के लिए हम पहले सुनिश्चित कर दें। अगर ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा तो जो आरक्षण के लिए बाधाएं बन रही हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि विधान मंडलों और संसद में 33% जो महिलाओं की सीट है वो भी पुरुष ले लेते हैं, तो वो वहाँ से भी वो नहीं बच पाते। तो यही था आरक्षण में बाधाएं। इसी प्रकार से आप लिख देंगे विधानसभा और संसद की बीच की जो तालमेल है, आप इसको इसमें बना के लिख सकते हैं। तीसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना चौथा हेडिंग। कह रहा है अगला हेडिंग की चुनाव आयोग की भूमिका। ठीक है, तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, देखिए, महिला आरक्षण के इस महत्वपूर्ण विषय में चुनाव आयोग की विशेष भूमिका है। जो महिला आरक्षण है उसके लिए इसका महत्व ये माना गया है कि चुनाव आयोग की भी विशेष भूमिका इसमें दी गई है, यानी कि चुनाव के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कुल प्रत्याशियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो राजनीतिक सुझाव है उसमें पार्टियों ने ये निर्णय लिया है कि कुल प्रत्याशियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए पहले हम सुनिश्चित करें, यानी कि आरक्षित करें। इसके लिए कानूनी व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसके लिए जो है कानून की व्यवस्था की जाए। हो सकता है कि विधानमंडलों के स्वरूप में इससे परिवर्तन भी दिखाई दे। हो सकता है ये चीज़ें करने से विधानमंडलों का जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन दिख सके, लेकिन संसद में महिलाओं का प्रतिशत अधिक हो सकेगा और संसद में जो महिलाओं की प्रतिशतता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, इस पर संदेह ही है, इस विचार पे भी हम संदेह करते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उभार का दौर है। इस समय क्या है, क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल, यानी कि क्षेत्र में दलों का उधार दौर पर दौर बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा चुनाव आयोग की भूमिका। अब हम लास्ट हेडिंग देखेंगे अपना, तो हेडिंग करेंगे आरक्षण में सुधार। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि आरक्षण के माध्यम से नारी चार दीवारी, यानी कि 4 दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक और आर्थिक परिवेश में स्थान लेगी। यानी कि आरक्षण के माध्यम से, यानी कि जो भी सुधार विधानसभा में दिया गया है उसमें जो नारी हैं वो 4 दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक और आर्थिक तौर तरीके में घुल मिलने लगेंगी और परिवेश के स्थान ले लेंगी। अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का भी उसे अवसर मिलेगा। मतलब अपनी योग्यता, यानी कि वो कितनी योग्य हैं इसके लिए उनका ये दिखाने के लिए पूर्ण अवसर भी मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में
उसे सम्मान मिलेगा। इस क्रिया से जो आजकल कई लोग हैं, नारी जो हैं आगे बढ़ रही हैं, तो समाज में उनका बहुत ही नाम है, प्रचलन है, तो वही कह रहा है कि समाज में उसे सम्मान मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होने पर उसे पुरुष पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक और आर्थिक दोनों ही अवस्थाओं में नारी को पुरुष पर निर्भर होने की आवश्यकता इस क्रिया से नहीं होगी। वह भी पुरुष की तरह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेंगी। वो भी एक पुरुष की तरह स्वतंत्र जीवन का यापन कर सकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर नारी का जो यहाँ पे वर्णन किया गया है वो यही था कि अगर नारी को हम अपनी चार दीवारी से बाहर निकालें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने गुण को प्रदर्शित कर सकती हैं, लोगों को समाज में सुधार के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। तो यही था आरक्षण में सुधार। और इसी प्रकार से आपको पाँचों हेडिंग के साथ आप लिख देंगे तो आपको 9 नंबर प्राप्त मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका 9 नंबर का निबंध मैंने इस वीडियो में आपको समाप्त करा दिया। ये उसमें से भी ये भी निबंध है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।